अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? आत्मा ही नहीं, आत्मा एवं हृदय दोनों कहा है। आत्मा एवं हृदय, आत्मा एवं हृदय कहा है किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किन्होंने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय। रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय के पास है? रिट जारी करने अधिकार दोनों न्यायालय के पास है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन जो उच्चतम न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसको शक्ति अधिक प्रदान है, क्योंकि आर्टिकल 32 आता है मौलिक अधिकार के अंदर, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए इसे अधिक शक्ति प्रदान है। इनमें से कौन सी रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है? कौन सी रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है? तो आइए देखो अब इसको समझते हैं। हैबियस कॉर्पस, देखो कल ही बताया था, कल क्लास में कल ही बताया था कि जैसे हैबियस कॉर्पस ये होता है बेटा क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बंदी को प्रत्यक्ष रूप से सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, सशरीर प्रत्यक्ष रूप से पेश करना है ना, पेश करना, पेश करना। प्रत्यक्ष रूप से पेश करना। अच्छा, ये हो गई हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बताया था ना कल के बंदी प्रत्यक्षीकरण के बंदी यदि ये कहे कि मुझे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है, तो उसकी प्रार्थना पर सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक एक रिट जारी करेगा। इसके लिए जिसने उसे बंदी बनाया है, बंदीकरण अधिकारी के लिए। और उस रिट में क्या लिखा होगा? उसमें समय एवं स्थान लिखा होगा कि उस समय एवं स्थान पर बंदी को प्रस्तुत किया जाए प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम ही उसका कह रहा है कि बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए। और उससे प्रस्तुत करने के बाद जब उसकी याचिका पर जो है विचार किया जाए कि ये सही है या गलत है जो ये कह रहा है, ठीक है। मैंड बस ये कल बताया था बेटा हमने आपको परमादेश। इसमें क्या होता है? परमादेश में जो व्यक्ति सरकारी कोई भी व्यक्ति है वह अपने सार्वजनिक कर्तव्य का सही से निर्वहन नहीं कर रहा है, वो अपनी सरकारी ड्यूटी को सही से नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आप जो है एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दे सकते हो। सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए परमादेश नामक एक रिट जारी करेगा जिसमें लिखा होगा कि आप अपनी ड्यूटी का सही से पालन करें, अदरवाइज आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना। मतलब सार्वजनिक कर्तव्य। कोवारंटो में क्या था? अधिकार प्रक्षा। क्या? अधिकार प्रक्षा। अच्छा, इसमें क्या था? जिस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है फिर भी वो उस काम को कर रहा है। मान लो कि हमारा कोई काम किसी भी सरकारी अधिकारी के पास है, उसके पास उसको करने का अधिकार नहीं है, फिर भी वो रोक के पड़ा है, सिर्फ किस लिए? सामने वाले को परेशान करने के लिए या उससे कुछ रिश्वतखोरी करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप जो है
सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट मतलब एक आवेदन दे सकते हो, एक याचिका दे सकते हो कि उस याचिका पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय एक रिट जारी करेगा। उस रिट का नाम होगा अधिकार प्रक्षा या को वारंटो, जिसमें लिखा होगा कि आप ये वर्क जो ये कार्य हैं किस अधिकार से कर रहे हो, आपके पास कोई विधिक अधिकार है, और उससे ये जवाब मांगा जाएगा, लिखित में ये उत्तर मांगा जाएगा। जब तक वो अधिकारी कोई संतोषजनक उत्तर ना दे तब तक वह निलंबित रहेगा और वो उस कार्य को भी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके बाद ये कितनी रिट जारी करता है? 5। 2 और थी, कौन सी? उत्प्रेषण, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है आपने समझी, तो इसका मतलब ये इसमें क्या करा, कौन सी रिट मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है? तो तीनों करती हैं, अभी तो 2 इनसे अलग और हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो बेटा इसको भी ध्यान रखना, ये इंग्लिश वाले वर्डों को भी हिंदी में लिख के दे देता है, हालांकि हिंदी के वर्ड ये हैं, हिंदी के वर्डों में उसका अर्थ भी छुपा होता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करो। परमादेश, परम आदेश, ठीक है ना। अधिकार प्रक्षा, आपके पास ये अधिकार है ही नहीं, अधिकार को पूछा जा रहा है किसके अधिकार से ये काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। इनसे अलग और 2 जो भी हैं उनको भी देख लो। प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख, और एक है आपका उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख में क्या है कि वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिषेध लेख के माध्यम से एक आदेश भेजता है कि आपके पास आप जो वर्क कर रहे हो ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसे आगे भेजो। जैसे कोई अधीनस्थ न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है कोई भी मामला, फिर भी वो उसको लेके रोके पड़े रहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में बहुत देरी होती है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या है कि वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को उत्प्रेषण नामक एक रिट जारी करता है, जिसमें लिखा होता है कि आपके पास जो भी लंबित पड़े हुए मुकदमे या मामले हैं उन्हें आगे भेजो, क्योंकि आप इनका निस्तारण नहीं कर पा रहे हो तो इन्हें आगे भेजा जाए। तो उन्हें ये आदेश भेजा जाता है। तो ये 5 प्रकार की रिट या समादेश जारी करता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। हैबियस कॉर्पस का अर्थ है, हैबियस कॉर्पस का अर्थ है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि बंदी को सशरीर वहां पे प्रस्तुत करना होता है, बंदी को शरीर फिजिकली लाना होता है। ठीक है ना, अपना शरीर प्रस्तुत करो, वेरी गुड, यही हो गया। तो ऊपर वाला अपना शरीर, तो इसका शरीर उसको लाया जाता है। अनुच्छेद 33 किसके बारे में है? अब देखो अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 देखो क्या होता है, ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये जन्म लेते ही सभी को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जैसे जो आम आदमी है उसको उसके सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन यदि वो सरकारी आदमी हो गया, कोई डिफेंस का आदमी हो गया, सशस्त्र बल वाला आदमी हो गया, पुलिस बल का आदमी हो गया, किसी भी जांच एजेंसियों का आदमी हो गया, तो उनके अधिकारों को प्रतिबंधित बनाए रखने के लिए संसद को आर्टिकल 33 शक्ति प्रदान करता है कि इनके अधिकारों को आप जो है कुछ हद तक प्रतिबंधित कर सकते हो, क्योंकि देखो सरकारी आदमी है तो वो हर तरीके से अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जैसे एक आम आदमी कर सकता है। ठीक है ना, जैसे आम आदमी किसी भी त्योहार को बढ़िया से मना सकता है, तो सरकारी आदमी ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं भी, मुझे तो अधिकार प्राप्त है, मैं भी मनाऊंगा।
क्योंकि तो उनको पहले सबसे पहले उनको क्या बताया जाता है कि उनकी ड्यूटी सर्वोपरि। ठीक है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। सशस्त्र बलों के अधिकारों में प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, ये तो पहले निकल चुके हैं। ठीक है। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है यदि कहीं मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू हो चुका हो, यदि कहीं मार्शल लॉ लग गया हो देश में और उसके दौरान व्यक्तियों या सरकारी कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति के लिए कुछ कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है ये आर्टिकल। किसको? संसद को। संसद को, कि संसद कोई ऐसा कानून बनाए कि इस मार्शल लॉ के तहत जिन व्यक्तियों को क्षति हुई है उनकी पूर्ति के लिए कुछ प्रावधान हो सके। आर्टिकल 34 संसद को ये शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 35, अब देखो अनुच्छेद 35 में क्या होता है कि अनुच्छेद 35 संसद को क्या शक्ति देता है, किसके कानून बनाने की शक्ति देता है, ये समझिए आप। जो है आर्टिकल 35 देता है कि जैसे जो सरकारी जो बंदे हैं, तो सरकारी जो उनकी व्यवस्था है, जैसे पेंशन व्यवस्था की और उनकी जो सैलरी की व्यवस्था, उनकी पीएफ की व्यवस्था, उनकी जो भी ये व्यवस्था है, इनको बनाने के लिए, इनमें परिवर्तन करने के लिए आप जो है कोई कानून बना सकते हो। कौन? संसद। संसद को ये शक्ति प्रदान करता है। ठीक है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए मौलिक अधिकार नागरिकों को कहां से प्राप्त हुए, कहां से मिले थे? ये मिले थे आपको जो है ब्रिटेन, यहाँ से, अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है ना। कहां से? यूएसए से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो ये 3 में। किसमें? 3 में। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। कितनी बेटा? 6। वेरी गुड। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया था? 44वां संशोधन। 44वां कब हुआ था? ये 1978 में। संपत्ति का अधिकार अब किस रूप में है? अब वो विधिक अधिकार है। विधि कहते हैं कानून को। ठीक है। तो विधिक कानूनी अधिकार। ठीक है। विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, विधि या कानून एक ही चीज है। ठीक है ना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक कहाँ अपील कर सकता है? उनके किसी के भी मूल अधिकारों का हनन होने पर कहाँ अपील कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय, तो इसमें जो है उन्होंने सिर्फ न्यायालय लिख दिया है। ठीक है ना। संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी श्रेणी है? 6। देखो बार बार ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया। फिर बेटा उम्मीद करता हूं आपने इन सबको बहुत अच्छे से समझा होगा और आप अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे हो। ठीक है ना। ऐसे ही लगे रहो और मंजिल जरूर मिलेगी। सिर्फ चलते रहो। यदि आपसे कह दिया जाए कि आप यहाँ से वहां पहुंच जाओ, आपको एक लक्ष्य दे दिया जाए, तो आप वहां पहुंच ही जाओगे, बशर्ते रुको ना। बस ये है कि धीरे चलोगे तो लेट पहुंचोगे, जल्दी चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है। ये निर्भर करता है आपके क्षमता के ऊपर कि आपके अंदर क्षमता कितनी है। आप जो है दौड़ के भी जा सकते हो या पैदल ही पहुंच सकते हो। ठीक है। अब दौड़ने का मतलब है कि आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आप पढ़ने में लोड कितना ले सकते हो। और पैदल जाने का मतलब आप जो एक सामान्य तरीके से पढ़ रहे हो और चलते जा रहे हो। ठीक है। तो कभी निराश नहीं होना, कभी डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरे साथ वाले का सिलेक्शन हो गया, अभी मेरा नहीं हुआ। हो सकता है साथ वाले के अंदर क्षमता ज्यादा थी, वो थोड़ा लंबे स्टेप से चला गया, आप थोड़े छोटे स्टेप से चल रहे हो। बस अंतर ये है कि वो थोड़ा सा पहले पहुंच गया, आप थोड़ा सा बाद में पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंच जाओगे। लेकिन आप यदि नेगेटिविटी में जाके अगर ये सोच लो कि उसका हो गया, मेरी तो किस्मत में नहीं है, मेरे तो भाग्य में नहीं है, तो फिर आप बैठ जाओ, रुक जाओगे, फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो ये भाग किस्मत को साइड में रख के पढ़ते चलो। ये पक्की बात है, ये मेरा मानना है। 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। धन्यवाद।